नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। क्या संसद में चल रहा गतिरोध खत्म होगा? बातचीत इसी पर करेंगे। सीधे लिए चलते हैं आपको। हमारे साथ हेडलाइंस टुडे के मैनेजिंग एडिटर राहुल कंवल यहां पर मौजूद हैं और राहुल के साथ है कमलनाथ। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे हफ्ते संसद में कामकाज ठप रहा। क्या पूरे शीतकालीन सत्र में ऐसा ही रहेगा या हमारे सांसद कुछ काम भी करेंगे? आइए हम आपको सीधे संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ के पास लिए चलते हैं। इस वक्त वो आज तक पर हैं। स्वागत है आपका कमलनाथ जी। देश आहत है इस बात से कि हमारे सांसद काम नहीं कर रहे। हर रोज हंगामा होता है, शोरगुल होता है, संसद भंग हो जाती है। विपक्ष की जिद है कि नियम 184 के तहत बहस होनी चाहिए, साथ ही साथ वोटिंग होनी चाहिए एफडीआई रिटेल के मुद्दे पर। क्या आखिरकार सरकार वोटिंग के लिए राजी है? क्या बताएंगे आप आज तक के दर्शकों को? मैं शुरू में यह स्पष्ट कर दूं कि आज मैंने लोकसभा के स्पीकर को सूचित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी को किसी भी नियम के अनुसार लग रहा है कि कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से इस वक्त हमें कमलनाथ जी का वीडियो नहीं मिल रहा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द इसको हम बहाल कर लेंगे और कमलनाथ जी हमारे साथ दोबारा होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सरकार ने मान लिया है कि नियम 184 के तहत वोटिंग के लिए वो राजी है। कमलनाथ जी इस वक्त हमारे साथ वापस आ गए हैं। उनकी लाइन हमारे को वापस मिल रही है। कमलनाथ जी, आप बता रहे थे कि आखिरकार सरकार मान गई है कि नियम 184 के तहत वोटिंग होगी, इसके लिए अब सरकार राजी है। लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत यहां पर हो रही है। आज सुबह जो मुलाकात हुई उसमें विपक्ष के नेता भी मौजूद थे और लगातार विपक्ष की तरफ से यह मांग हो रही थी कि संसद तभी चलेगी जब नियम 184 के तहत सरकार वोटिंग के लिए राजी होती है। आखिरकार चाहती है कि संसद चले और ज्यादा जो बहुमत थी वो चाहती थी कि बिना वोटिंग के उनको वोटिंग या ना वोटिंग से कोई मतलब नहीं था कि इसकी बहस होए। फिर भी डिस्कनेक्टेड नहीं। तो कमलनाथ जी ये बताइए कि इतने दिन आप जिद क्यों कर रहे थे कि वोटिंग नहीं होगी, वोटिंग नहीं होने देंगे? अब आखिरकार क्यों राजी हो गए? क्या 1-2 का 4 किया सरकार ने कि डीएमके जो तो अब तक जिद कर रही थी कि आपका साथ नहीं देगी एफडीआई के मुद्दे पर, आखिरकार वो आपके साइड में आ गए? कुछ तो किया होगा पर्दे के पीछे, बताइए क्या किया आपने? नहीं, ये कोई इसमें डील की बात नहीं है। 2 दिन तो चर्चा में ही चला गया। मैंने 2 दिन पहले 26 तारीख को मीटिंग करी सब दलों के साथ। मैं चाहता था कि सब दल अपनी बात सबके सामने रखें और ये बात स्पष्ट हुई। ये तो परसों की बात है। तो उसके बाद हमने तय कर लिया कि ये बहस होए। आज छुट्टी थी तो अब ये हमने तय कर लिया है और अब ये बहस चलेगी। कोई डीएमके के साथ, डीएमके हमारी अलायंस की, हमारी गठबंधन की पार्टनर रही है। हमने उनके साथ चुनाव लड़े हैं। तो कोई इसमें डील की बात नहीं है। हमारे पास पहले भी नंबर्स थे, आंकड़े थे और अभी भी है। जो पहले थे वो अब है और आगे भी रहेंगे। इतना सरल नहीं है कमलनाथ जी, क्योंकि विपक्ष तो सत्र शुरू होने से पहले से ही कह रहा था कि 184 के तहत अगर वोटिंग नहीं हुई तो वो संसद को नहीं चलने देंगे। डीएमके पब्लिकली कह रहा था कि हम सरकार के साथ में नहीं है। एकाएक करुणानिधि अपना मूड बदल लेते हैं, अब्सटेन नहीं करेंगे, वो तो आपके पक्ष में वोट डालेंगे क्योंकि उनकी बेटी कन्नी मोड़ी के खिलाफ केस चल रहा है, डीएमके के वरिष्ठ नेता राजा के खिलाफ केस चल रहा है। तो कुछ तो आपने वायदे किए ही होंगे। डीएमके का सपोर्ट मुफ्त में थोड़ी मिला आपको। इसमें कोई सौदे की बात नहीं है। डीएमके आज भी एफडीआई के खिलाफ है। आज भी वो एफडीआई को सपोर्ट नहीं कर रही। पर जिस प्रकार का प्रस्ताव, जिस प्रकार की बहस वोटिंग के अंतर्गत जो बीजेपी लाना चाहती है वो उसके खिलाफ है और भी पार्टियां उसके खिलाफ हैं कि जो चर्चा बिना वोटिंग के हो सकती है, अगर कोई पार्टी जिद करे और संसद को ना चलने दे, जो बिल्कुल गैर जिम्मेदारी की बात है। संसद कांग्रेस पार्टी का नहीं है, संसद गवर्नमेंट का नहीं है। संसद हर दल का, राजनीतिक दल की है और संसद हर संसद सदस्य का है। तो अगर एक पार्टी इसमें जिद करे या 2 पार्टियां इसमें जिद करें जिनकी ऑल पार्टी मीटिंग में उनकी बहुमत नहीं बने, तो ये तो जिद मैं सोचता हूं बहुत गलत है। फिर भी हमने ये स्वीकार करी बात, क्योंकि हम चाहते हैं, मैं कदर करता हूं भावनाओं की, संसद सदस्यों की भावनाओं की, उन राजनीतिक दलों की
कि संसद चले, इसलिए हमने स्वीकार कर लिया। हमारे पास वो नंबर थे, आंकड़े थे, वो भी नंबर आज है और कल रहेंगे। नेता विपक्ष अरुण जेटली ने एक संपादकीय लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें शक है कि सरकार इसी तरीके से वोटिंग का विरोध करती रहेगी उस वक्त तक जब तक जोड़ तोड़ करके वो तमाम लोगों को अपनी साइड नहीं ले आती। और आखिरकार हुआ भी ऐसा, उनका शक सही साबित हुआ। तब तक सरकार इस पूरे प्रोसेस को डिले करती चली गई जब तक कि आपने डीएमके का समर्थन हासिल नहीं किया। तो जो नेता विपक्ष ने कहा वो एकदम सही निकला कमलनाथ जी। नहीं, मैं नहीं जानता उन्होंने क्या लिखा, मैं नहीं जानता उनका क्या शक था, क्योंकि उनको इस बात का डर था। 26 तारीख को भी जब हमने सब दलों की बैठक करी थी तब भी उनको यह शक था कि बहुत सारी पार्टीज उनका साथ देंगी। उन्होंने देखा कि उन्होंने साथ नहीं दिया, तो इसमें उनका शक सही है या गलत है, वो क्या लिखते हैं या नहीं लिखते मुझे मालूम नहीं। पर मैं जानता हूं कि कोई किसी से सौदा नहीं हुआ, कोई किसी से बातचीत नहीं हुई। सब दल क्योंकि चाहते हैं कि संसद चले, इसलिए उन्होंने कहा यह बहस किस बात की हम कर रहे हैं कि हम वोटिंग करें या नहीं करें, हमें तो बहस चाहते हैं। और उस बहस में यह बात सामने आ जाती, पर यह बात सामने आ जाती कि किसके पास बहुमत है, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीतिक दल अपनी बातें करती, ये बात साबित हो जाती। आप कह कुछ रहे हैं लेकिन तथ्य कुछ और है। मैं आपके सामने उदाहरण देना चाहूंगा मार्च 1, 2001 का, जब बाल्को में विनिवेश के मुद्दे पर बहस हुई, वोटिंग भी हुई। क्योंकि अब तक सरकार देश को क्या बता रही थी कि संसद के नियम ऐसे हैं कि जो भी सरकार का फैसला होता है उस पर बहस की, वोटिंग की जरूरत नहीं होती, सरकार का अधिकार है वो फैसला लेने का। जबकि हकीकत, आप तो इतने टर्म से सांसद रहे हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं कमलनाथ जी कि पहले भी ऐसे उदाहरण रहे हैं जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर न केवल चर्चा हुई है बल्कि वोटिंग भी हुई है। सरकार ये जानते हुए अनजान क्यों बन रही थी? नहीं, ये बात सही नहीं है। मैं खुद था मौजूद जब पहले इस पर चर्चा हुई थी। 184 के माध्यम से 184 के में वोटिंग हुई थी, पर वो मसला अलग था, वो बाल्को का था। और बाल्को के जो निवेश लगा था वो संसद ने अप्रूव किया था। और जब ये निवेश का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा था वो अलग बात थी, क्योंकि संसद ने वो निवेश की स्वीकृति दी थी जो बाल्को में लगी थी। तो ये हम तुलना नहीं कर सकते, पर यह परंपरा बहुत गलत है। यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कल विधानसभाओं में यह बात उठेगी कि यह सरकार की नीति है, इस पर बहस करी जाए और इस पर वोटिंग होए। क्या होगा इसमें? तो यह परंपरा गलत है कि विधानसभाएं जब इसको अपनाएंगी संसद का उदाहरण लेके, यह मैं सोचता हूं इसमें बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। चलिए, आपने बहुत बड़ी खबर हमारे दर्शकों को दी कि आखिरकार बहस भी होगी, वोटिंग भी होगी। आपको उम्मीद है कि नंबर्स आपके साथ हैं। तो अब यह बताइए कि यह बहस कब होगी? कल होगी, परसों होगी, या आपको लगता है कि अगले सप्ताह के शुरू में ही बहस होगी, वोटिंग होगी? और क्या जिस तरीके से न्यूक्लियर डील के टाइम पर हमने देखा, खूब तमाशा हुआ, जोड़ तोड़ हुई, कैश फॉर वोट्स हुआ, उसी तरह का ड्रामा इस बार भी रहेगा, या आपको लगता है कि इस बार बड़ी आसानी से आप वोट जीत जाएंगे? ये साधारण बात है और मैं सोचता हूं इसमें कोई सौदे वाली बात नहीं है। पता नहीं क्योंकि हम इसे माने हैं तो ये इसमें क्यों ये ऐसी बात सोची जा रही है। ये बहस हमारा सुझाव रहेगा स्पीकर को और कल हमारी मीटिंग में कि ये अगले हफ्ते होए, अगले हफ्ते शुरू में हो जाए। ये कल होनी संभव नहीं है, परसों प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस है, तो अगले हफ्ते ये होगा। यही हमारा सुझाव रहेगा कि अगले हफ्ते जल्दी से जल्दी कर लें। और मुझे विश्वास है कि इसमें कोई जोड़ तोड़ की बात नहीं है। मैं जानता हूं कि कौन सी पार्टियां, उन्होंने तो बात अपनी कर दी, उन्होंने तो जो हमारी सब दलों के साथ बैठक थी उसमें कर दी कि हम कोई वोटिंग नहीं चाहते। तो मुद्दा वोटिंग का था। एफडीआई के पक्ष में है या विपक्ष के है वो अलग बात है, पर मैं जानता हूं कि वो वोटिंग के पक्ष में नहीं थे और जब ये इसकी बहस होगी ये बात स्पष्ट हो जाएगी। एक आखिरी सवाल जाते जाते ये बताइए कि जितने दिन बचे हैं अभी शीतकालीन सत्र के, उसमें क्या आपका एजेंडा रहेगा? लोकपाल बिल है, उस पर पूरे देश की नजर है, लैंड एक्विजिशन बिल है, कई सारे फाइनेंशियल बिल्स हैं। सरकार का अहम एजेंडा क्या रहेगा? हमारे फाइनेंशियल बिल्स हैं, हमारे लैंड एक्विजिशन बिल है जिससे हमारे किसानों को बहुत
परेशान किया गया है। ये जो राज्य सरकारों ने लैंड एक्विजिशन जल्दी से कर रहे हैं, तो लैंड एक्विजिशन बिल हमारी प्राथमिकता है, फाइनेंशियल बिल्स हमारे प्राथमिकता है, गृह मंत्रालय के कई बिल्स हैं वो हमारी प्राथमिकता है। पर शुरू से ये तो 20 दिन का सेशन था, 20 दिन में से 4 दिन तो प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस के लिए है, 16 दिन बचे। उन 16 दिनों में से 3 दिन तो खराब हो गए, तो अब बचे 13 दिन। तो 13 दिनों में और अगले 12 दिनों में जितना हो सकेगा हमारा ये प्रयास रहेगा कि सदन नहीं, लोकपाल बिल का क्या होगा सर? लोकपाल बिल पर नजर है सबकी। लोकपाल बिल आपकी प्राथमिकता है कि नहीं? लोकपाल बिल अब ये हमारी प्राथमिकता है, सेलेक्ट कमेटी ने ये राज्यसभा को दिया है। अब ये कैबिनेट में जाएगा, राज्यसभा इस पर बहस करेगी। अगर इसमें कोई संशोधन राज्यसभा ने नहीं किया तो ये लोकसभा में आएगा, तब लोकसभा में इसकी बहस होगी और तब ये पास होगा। तो ये कार्रवाई को करने में कुछ समय लगेगा, पर हमारा प्रयास रहेगा कि ये जल्दी से जल्दी पास हो। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ जी, आपने आज तक से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्र सिर्फ इस बात का है कि पूरा सत्र बर्बाद नहीं होगा, बचे कुछ दिनों में काम होगा और अगले हफ्ते के शुरुआत में एफडीआई के मुद्दे पर न केवल बहस होगी बल्कि वोटिंग भी होगी। इसके बाद आइए हम आपको सीधे अंजना के पास वापस लीजिए। बिल्कुल, शुक्रिया राहुल। यानी शक्ति परीक्षण के लिए रहिए तैयार। राहुल कंवल से खास बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने साफ कहा है कि शक्ति परीक्षण की नौबत अगर आती है तो वोटिंग के लिए भी सरकार है तैयार। बड़ा सवाल यही कि क्या क्या पापड़ बेलने पड़े तमाम पार्टियों को राजी करने के लिए। बहुत कुछ नहीं कहा लेकिन सभी को अंदाजा है। विरोधाभास देखिए, डीएमके एफडीआई के खिलाफ है लेकिन वोटिंग में सरकार के साथ रहेगी एफडीआई पर संसद में। जी न्यूज और जी बिजनेस के संपादकों को दिल्ली की साकेत अदालत ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई है। मंगलवार की रात उन्हें कोलगेट घोटाले में नवीन जिंदल की कंपनी से जबरन वसूली की कोशिश करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि जी की तरफ से लगातार ये कहा गया कि ये राजनीतिक दबाव की वजह से गिरफ्तारी हुई है। सीधे रुक करते हैं, शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। 2 दिन की पुलिस रिमांड यानी पूछताछ और होगी और तथ्यों को सामने लाने की कोशिश होगी। शिवेंद्र जी बिल्कुल, देखिए आज जो अदालत में पेशी हुई उसके बाद जो पुलिस रिमांड मिली है उसमें पुलिस की कोशिश होगी कि इन दोनों लोगों से पूछताछ की जाए और इसमें साजिश में कौन और लोग शामिल हैं इनके बारे में पता किया जाएगा। ऐसा अदालत में पुलिस ने अपना दावा रखा और उसके बाद उनको 2 दिन की पुलिस रिमांड दी गई है। इन 2 दिनों के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम जो जांच कर रही है वो इन लोगों से पूछताछ करने के बाद पूरी सच्चाई निकलवाने की कोशिश करेगी कि आखिरकार इस पूरे मसले में कहां कौन किस तरह से इन्वॉल्व था। चूंकि जी की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि अरेस्ट करने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि जब भी बुलाया जाता था वो हाजिर थे, लेकिन कोर्ट ने माना है कि पुलिस का फैसला सही था। क्या मुख्य वजह रही? देखिए अदालत ने बहुत डिटेल में इसके बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि काफी लंबा उनका जो आदेश है उसमें सिर्फ उन्होंने 2 बातें कही कि एक तो इनकी बेल रिजेक्ट की जाती है, दूसरे 2 दिन की पुलिस रिमांड दी जाती है। पुलिस रिमांड 2 दिन के दिए जाने का सीधा मतलब है कि अदालत कहीं न कहीं ये मानती है कि इन्होंने इनके खिलाफ जो साक्ष्य पेश किए गए और जो कागजात अदालत के सामने रखे गए वो इस बात के लिए काफी है कि इनसे फर्दर पुलिस की कस्टडी में पूछताछ हो और वो सारी चीजें जांच के दौरान बाहर निकाली जाए और उसी की कोशिश के लिए पुलिस को रिमांड दी गई है। और इन 2 दिनों में पुलिस की कोशिश यही होगी कि जितनी आरोप पर लगे हैं और जो हकीकत है उसको जी शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। गुजरात का सरदार काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी बीच आपको सीधे लिए चलते हैं गुजरात की ही जुड़ी खबरों से और बताते हैं कि अमित शाह को बीजेपी की तरफ से टिकट मिल चुकी है। यानी गुजरात के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं अमित शाह, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में वो आरोपी हैं। ऐसे में तमाम विवाद जुड़े रहे हैं उनके गिर्द और ये बड़ा सवाल बना हुआ था कि क्या उन्हें टिकट दी जाएगी। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। बहुत सारे विवाद जुड़े हुए हैं लेकिन इस सब के बीच बहुत इंडिस्पेंसेबल भी नरेंद्र मोदी के लिए माने जाते हैं अमित शाह। टिकट उन्हें, अमिताभ? बिल्कुल संजना, अभी बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई है और नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में थे और बीजेपी के तमाम आला नेता लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा वगैरह सब मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में उनके नाम पर अंतिम मुहर लगाई गई है। जाहिर है बीजेपी आलाकमान नरेंद्र मोदी की इस पसंद के खिलाफ नहीं जा सकता था और यही कारण है कि तमाम विवादों में घिरे होने के बावजूद जिनको अभी कोर्ट के आदेश के बाद तड़ी पार जो थे वो लगातार गुजरात से बाहर रहने का आदेश मिला हुआ था वो खत्म हुआ है कुछ दिन पहले। अभी एक दिन पहले सीबीआई ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उनके खिलाफ तुलसीराम प्रजापति केस में कार्रवाई नहीं शुरू कर पा रहे हैं वो। तो तमाम आरोप हैं, तमाम विवाद हैं, लेकिन एक चीज तो साफ है कि नरेंद्र मोदी का भरोसा है और शायद यही कारण है कि नारायणपुरा से उनको फिर से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है। बहुत